हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.8 करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एक्सरसाइज 5.8 है इसके अंदर सभी क्वेश्चंस रोल्स थ्योरम और जो मीन वैल्यू थ्योरम है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को कुछ इस तरीके से आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि फिर आप कभी भी इन दोनों थ्योरम्स को कभी भी नहीं भूलोगे और एकदम मतलब फिट हो जाएगी दिमाग के अंदर। वैसे मैंने पिछले वीडियो में इनको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था। अब हम क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ फटाफट। देखो दोस्तों, दोनों ही केसेस के अंदर या फिर दोनों ही थ्योरम्स के अंदर आपको जो क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, एफ ए कोमा बी क्लोज इंटरवल से आर में डिफाइंड, या फिर आर होगा तो कुछ होगा, नहीं कुछ और भी हो सकता है। और ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा एफ फ्रॉम ए कोमा बी टू आर। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आपको देखने को मिलेगा। रोल्स थ्योरम की 4 कंडीशंस है। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि जो ये फंक्शन है एफ वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, किसमें, कॉन्टिन्यूस इन ए कोमा बी। ठीक है, और यही कंडीशन यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम में भी आती है, कॉन्टिन्यूस इन ए कोमा बी। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन है ना डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ये जो एफ है वो होना चाहिए डिफरेंशिएबल इन स्मॉल ए कोमा बी, मतलब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाना है ना, ओपन इंटरवल आएगा। और यही कंडीशन यहाँ पर भी होती है, मतलब डिफरेंशिएबल इन ए कोमा बी ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे तीसरी और चौथी कंडीशन ये अलग होती है थोड़ी सी ना, तीसरी और चौथी कंडीशन यहाँ पर अलग देखने को मिलती है, और जबकि यहाँ पर एक ही कंडीशन होती है मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। तो इसकी तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी ये होती है कि यहाँ पर देखो किनारे क्या हैं, ए और बी, ए से स्टार्ट हो रहा है डोमेन और बी पे ख़त्म हो रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू किनारों पर सेम होनी चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। फिर एफ डैश सी बराबर 0 होगा, तब यहाँ पे जो सी है, या फिर मैं ऐसे देर फोर वाला साइन लगा देता हूँ, तब यहाँ पे जो सी आएगा वो किस में बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। सी बिलोंग्स टू क्या होगा, ए कोमा बी। ध्यान से देखना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो पहले कॉन्टिन्यूस शो कर देना, डिफरेंशिएबल शो कर देना, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी शो कर देना, फिर एफ डे सी मतलब उसका डिफरेंशिएशन करके उसमें सी डालना, और इस इक्वेशन को मतलब बना लेना, वहाँ पे बराबर 0 खुद से ही रख देना। फिर उस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो वहाँ से सी की वैल्यू आएगी, वो सी की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। ये अपना फाइनल यहाँ पे टेस्ट होगा। अगर यहाँ तक हम चल जाते हैं तो बोल देंगे कि ये जो भी फंक्शन है एफ वो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है। यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही कंडीशन है, वो क्या है, आपको एक इक्वेशन लगा देनी है एफ डे सी, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करके उसमें सी डाल देना, तो क्या बन जाएगा एफ डे सी। उसको फिर बराबर रख देना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के। ठीक है, ऐसे बराबर रख देना। यहाँ से जो सी मिलेगा, ठीक है, देयरफॉर यहाँ से जो सी मिलेगा वो किस में आना चाहिए, ए कोमा बी के अंदर आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आना चाहिए। हो कभी कभार क्या होता है, ये जो सी होते हैं ना जो हम लास्ट में निकालते हैं, वो इस ए और ए कोमा बी मतलब ए से बी के बीच में नहीं आते हैं। तो जैसे अगर ये ए और बी के बीच में नहीं आएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाती है। कई बार क्वेश्चंस कॉन्टीन्यूस ही नहीं होते, तब दोनों ही थ्योरम्स नहीं लग पाएगी। डिफरेंशिएबल नहीं होते तब दोनों ही थ्योरम्स नहीं लग पाएगी। और फिर ये तीसरी चौथी इसकी अलग है, इसकी एक अलग है, ये आप याद रख सकते हो। एक मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ ताकि फिर आपको ये ज़िंदगी भर याद रहे। देखो रोल्स थ्योरम में क्या होता है, रोल्स थ्योरम में कॉन्टीन्यूस होता है तो ये लगातार बनना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब स्मूथ कर्व होना चाहिए, कहीं पे से शार्प कॉर्नर अचानक से जिग नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और फिर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो मतलब इन दोनों का जो लेवल है ना, ये जो लेवल है वो सेम रहना चाहिए। ये एफ ऑफ ए का लेवल है, ये एफ ऑफ बी का लेवल है, दोनों बराबर है, तभी ये आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन में एक आ पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एफ डे सी मतलब सी पर कर्व की स्लोप 0 होनी चाहिए। तो जो सी होता है, जो भी यहाँ पे सी होगा वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। देखो एफ डे सी इक्वल टू 0 का मतलब कर्व की जो स्लोप है सी पर, एफ डे सी बराबर 0। ठीक है, एफ डे सी का ग्राफिकली मतलब क्या है, सी पर कर्व की स्लोप 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली होगी जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे वापस आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं से तो मुड़ना होगा ना, और जैसे मुड़ेंगे वहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ग्राफ।
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बराबर वाली कंडीशन नहीं है, तो ए नीचे, एफ ऑफ ए नीचे आएगा और एफ ऑफ बी ऊपर आएगा। खैर ये जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये है इसकी डायरेक्ट स्लोप। इस ए से बी, ये जो ए बी है ना, डायरेक्ट ए बी जो लाइन है उसकी स्लोप है ये। एफ डे सी, ये देखो दोनों बराबर है, ये भी एक टाइप की स्लोप है, ये कर्व की स्लोप है बीच बीच में। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे पॉइंट मिलेंगे सी, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, आप समझ सकते हो, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। ऐसे सी एक ही मिलना ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी सी मिलेंगे हमें वो इस दायरे में होने चाहिए। ठीक है, तो ये होगी अपनी एंड टू एंड ए से बी तक डायरेक्ट की स्लोप। इस स्लोप के बराबर मतलब पैरेलल लाइंस भी हमें मिल सकती है कर्व के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये कर्व के ऊपर हमें इस जो मेन ए बी लाइन है ना, इसके पैरेलल लाइंस मिलेगी, वहाँ पर इस कर्व की स्लोप एफ डे सी और ये स्लोप दोनों क्या होगी, ऑब्वियसली बराबर होगी, पैरेलल लाइन से तो बराबर होगी स्लोप। ठीक है, ये ग्राफिकल मीनिंग है, इससे अब आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू -4 to 2, ये है। तो वेरीफाई करना है हमें रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, मेन चीज़ें, एफ ऑफ एक्स लिख लिया है और ये एक्स बिलोंग्स टू ये लिख लिया है। तो रोल्स थ्योरम देखो, रोल्स थ्योरम में 4 कंडीशन होती है, कॉन्टिन्यूस बताना है, डिफरेंशिएबल बताना है, फिर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, मतलब किनारों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, फिर एफ डे सी हम जानबूझकर 0 के बराबर रखते हैं, वहाँ से सी निकालते हैं, सी ए कोमा बी इस इंटरवल में आना चाहिए। एक का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, एक का काम कौन कर रहा है ये -4, और बी का काम कौन कर रहा है इस बार ये 2। ठीक है, तो ये अपना इंटरवल है -4, -2, -4 और 2, ए और बी का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फंक्शन ये है। तो सीधा सीधा देखो, सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंस, इनके बारे में कमेंट करना ही करना है, तभी आगे बढ़ना है। जब भी आपका ये क्वेश्चन आए, इनके बारे में कमेंट करना ही करना है, ये आप बस एक हैबिट बना लो इनके क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, चूँकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशियल भी होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। पहले कॉन्टिन्यूस बोलना चाहिए। साथ ही साथ ये याद रखना कि कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल में होगा और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो बस आप यहाँ पे बोल दो, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कई क्वेश्चंस में हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -4, 2 एंड डिफरेंशिएबल इन, क्या हो जाएगा, ओपन लगा देगा, -4, 2। इतना लिख के आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होगी। अब तीसरी चीज़ क्या है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो ए कितना है -4, तो हम एफ ऑफ -4 निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ -4 कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो -4 डाल दूंगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया ना, 16 - 16 0 हो गया। एफ ऑफ 2 ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका इंडिविजुअल 0 आना जरूरी नहीं है, इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी जरूरी है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 आनी जरूरी है। देखो इसमें 2 डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो -8 बराबर, ये 4 और ये 4 8 हो गया, 8 - 8 बराबर 0। ठीक है, तो इस यहाँ से क्या पता चला, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन थी तीसरी वाली, ये भी हमने मतलब सेटिस्फाई करवा दी। अब यहाँ पर आते हैं, एफ डैश सी बराबर 0, ये ले रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स तो चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, प्लस 2x का 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। अगर अपना ये जो एफ डैश एक्स है वो 2x प्लस 2 आया, तो एफ डैश सी बराबर 0, मैं इसमें ये चीज़ें लिखता हूँ, एफ डैश एक्स है 2x प्लस 2, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 बराबर 0। तो ये जो 2 है कॉमन लेके उधर भेज दो, और जो भी है c की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगी, -1 वैल्यू आएगी, है ना। ये 2 उधर जाएगा -2, फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये उसको डिवाइड करेगा तो -1 बन जाएगा।
अब आपको बस ये चेक करना है कि जो सी आया वो ए कोमा बी में आया या नहीं आया। तो यहाँ पर अपना ए कोमा बी क्या है, -4 और 2। ये जो -1 है बिलोंग्स टू -4,2 है या नहीं, ये बताओ। यहाँ पे ओपन लेते हैं। यहाँ पे -1 इस इंटरवल में है या नहीं, मतलब -4 और 2 के बीच में आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं हमने चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की, f ऑफ -4 बराबर f ऑफ 2 की, ये भी होगी, और जो एफ डे सी बराबर हमने 0 लिया, तब जो सी आया वो इस इंटरवल में लाई भी कर रहा है। ऐसे करना होता है 4 स्टेप्स में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है। स्पेशली यहाँ पर एक वर्ड यूज में ले रखा है, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। मतलब बच्चे इसमें ना, मतलब उनका दिमाग चकरा जाता है कि यार अब क्या है, क्या थ्योरी लिखें, आखिरकार होता क्या है, स्टेटमेंट क्या है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ही नहीं मिलता कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम क्या है। तो इसको देखेंगे और मैं एकदम आपको एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा इसको, है ना, एकदम रूट से समझाऊंगा। देखो क्या है, बहुत मज़ा आएगा। मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये समझाने में। इसमें बोला है एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 5 से 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 to 2, फिर है x² -1 1 to 2। ठीक है, इनमें बताना है कि इन पे हमें इनमें से किस पे हम रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल मतलब अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम वेरीफाई करके बताना है कि वो होगी कि नहीं होगी। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। मतलब इनमें ही इन्हीं मतलब हर एक एग्जाम्पल में हमें कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम के बारे में कुछ ना कुछ कहना है। मतलब कुल मिला के बात क्या है, हर एक जो तीनों पार्ट है उनमें से हर एक पार्ट में हमें रोल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम दोनों के बारे में हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे रोल्स थ्योरम तो समझो और उसके बाद में कन्वर्स थ्योरम समझो। तो मैंने क्या किया है, मैंने पूरा स्टेटमेंट ही लिख लिया है। वैसे मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का कंपैरिजन लिख रखा है, लेकिन अब यहाँ पे हमें एकदम बेसिक से सीखना पड़ेगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट पर जाना पड़ेगा। तो रोल्स थ्योरम में देखो क्या है, इफ़ एफ सच देट, यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ ये आप जानते हो। यहाँ पर मैंने इसमें क्या चेंज किया है, तो कन्वर्स वर्ड आखिरकार चेंज क्या लेके आता है, तो वो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ में बताता हूँ। देखो दोस्तों, जैसा कि हमने क्लास 11 में देखा था, ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है क्लास 11 से। क्लास 11 में हमने देखा था, वो कौन सा चैप्टर था, मैथमेटिकल रीजनिंग था। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम बहुत सारी स्टेटमेंट वगैरह ये सब पढ़ते हैं। बस थोड़ी सी देर लगेगी। देखो इसको मैं आपको रीजनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पॉइंट की चीज़ बताता हूँ उसमें से। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम स्टेटमेंट पढ़ते थे, तो वहाँ पर आता था एक इफ़ देन वाला। जैसे मैं बोलूँ कि इफ़, फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है इफ़, जैसे इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होगी तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, या फिर अगर आज बारिश होगी तो मैं खेलने जाऊँगा। इस तरीके से हमने सीखा था। तो जैसे अगर आज बारिश होगी तो उसको मैं पी स्टेटमेंट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, पी। इफ़ पी देन आज मैं खेलने जाऊँगा, तो उस स्टेटमेंट को हमने बोल दिया क्यू। तो ये स्टेटमेंट है इफ़ पी देन क्यू, ऐसा। तो जब भी हम इसका कन्वर्स बनाते हैं, तब इसका जो कन्वर्स होता है वो सही मायने में क्या होता है, यहाँ पे जो पी और क्यू है ना, ये अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका कन्वर्स, ऐसा बन जाएगा इफ़ क्यू देन पी। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इफ़ पी देन क्यू, इसको हम लिखते हैं पी, यहाँ पे बीच में एरो लगा के क्यू। इसका मतलब है इफ़ पी देन क्यू। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ़ क्यू देन पी, ऐसा हो जाएगा। ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं। तो अगर ये ऐसा है, अगर आज बारिश होगी तब मैं खेलने जाऊँगा, तो ये बन जाएगा अगर आज मैं खेलने जाऊँगा तब आज बारिश होगी। इस टाइप से ये इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों स्टेटमेंट। तो अब ध्यान से सीखो, कन्वर्स में बस यही हुआ है, यहाँ पर इफ़ है, यहाँ पर देन है। कन्वर्स में यहाँ पर इफ़ है और यहाँ पर देन ये रहा। तो मैं यहाँ पे 2 पेन का इस्तेमाल करता हूँ, रेड और ब्लैक से। तो इफ़ के बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एफ ए टू बी आर इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए कोमा बी एंड डिफरेंशिएबली ऑन ए कोमा बी सच देट एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। ये इफ़ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, कन्वर्ट करते वक्त इसको मैंने देन के बाद में रख दिया, और यही इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन होती है। रोल्स थ्योरम का जो कन्वर्स होता है ना, वो ये होता है। और जो देन के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट था,
देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कोमा बी सच दैट एफ डे सी इक्वल टू जीरो, वो यहाँ पर आ जाएगा देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कोमा बी सच दैट एफ डे सी इक्वल टू जीरो। समझ गए? ये वाला स्टेटमेंट शुरुआत में, और जो शुरुआत वाला स्टेटमेंट था ये आ गया बाद में। ऐसा हुआ, ये ऐसे बनता है। तो ये तो आप जानते ही हो। तो रोल्स थ्योरम का जो कन्वर्स होता है अब वो और समझ लो। इफ देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कोमा बी सच देट एफ डे सी इक्वल टू जीरो, इसमें जो कंडीशन हम बाद में सेटिस्फाई करते थे अब वो पहले आ गया। उससे हमें कंक्लूजन ये निकालना है, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए कोमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कोमा बी सच देट एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। मतलब क्या हुआ, यहाँ की जो बाद वाली कंडीशन थी लास्ट वाली वो पहले आ गई है ना, देन के बाद वाली इफ़ के साथ आ गई, और जो इफ़ के साथ थी पहले वो देन के बाद आ गई। तो ऐसा हमें उल्टा प्रूव करना है, कुल मिला के हमें उल्टा चलना है। ठीक है, हमें उल्टा चलना है। रोल्स थ्योरम ऐसा है तो कन्वर्स उसका उल्टा हो जाएगा। बाद वाली कंडीशन पहली सेटिस्फाई करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी का है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला और दूसरा पार्ट है वो ये है, एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको और सीखेंगे। पहले पार्ट में दे रखा है 5 to 9 और दूसरे पार्ट में -2 to 2। तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही है। ठीक है, तो इनमें से हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। हम ये पहला वाला पार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे पहला वाला पार्ट करेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है, बस डेटा चेंज हुआ। आपको भी क्या करना, अगर ये इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आता है तो मैं 5 और 9 ये वाला लेके चल रहा हूँ। आपको सेकंड पार्ट समझना तो 5 की जगह -2 और 9 की जगह 2 लेके चल लो, कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब पार्ट फर्स्ट पर आते हैं। ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। ठीक है, सबसे पहले हमें रोल्स थ्योरम के बारे में बोलना है। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट कन्वर्स पे कूद पड़ो, नहीं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि भाई कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो आते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझो। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या बला है, एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये 11th की चीज़ है। तो इसमें होता क्या है, इसका मतलब देखो क्या है, जब इसका जो भी आंसर होता है ना वो जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर आता है। इसका आंसर क्या आता है, जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर। थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी आप समझ जाना, जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर। जैसे मैं दो का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँ तो 2 तो खुद ही इंटीजर है, तो इसका आंसर 2 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये बराबर वाला वर्ड समझ गए आप। जस्ट छोटा कब आएगा, जब ये पॉइंटों के अंदर हो। जैसे 2.3 है, 2.3 खुद इंटीजर है क्या, नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इससे जस्ट छोटा। 2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2.9 का भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और अगर मैं 0.1 की बात करूं तो इसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 0.1 से जस्ट छोटा खुद तो इंटीजर है नहीं है, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम है ना, देखो क्या बन जाता है, जब भी हम इंटीजर इसके अंदर डालेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, इंटीजर ही मिल जाएगा, है ना, बराबर। अगर मैं इंटीजर से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर डालूंगा, समझो एक नंबर लाइन से समझो, यहाँ पर एक इंटीजर है आई, इससे आगे वाला इंटीजर क्या आएगा, i+1, इससे पीछे वाला इंटीजर क्या आएगा, मतलब छोटा वाला i-1। आई अगर ये इंटीजर डालूंगा तो इसका आंसर मेरे को आई ही मिल जाएगा। अगर इंटीजर से ज़्यादा i+, मतलब यहाँ वाला कोई नंबर डालूंगा तो इससे जस्ट छोटा i है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। अगर मैं इस i से जस्ट छोटा, मतलब यहाँ वाला है ना, ये i माइनस मतलब इंटीजर से जस्ट छोटा, ये लिमिट के तरीके से बता रहा हूँ मैं, तब इसका आंसर क्या आएगा। अगर i से थोड़ा कम करके, जैसे ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फिर जस्ट छोटा। अब आसपास का तो देखते नहीं है, छोटा देखते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट बड़ा, जस्ट छोटा देखेंगे। तो i से अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर आएगा फिर वो i-1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, i-1 मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका एक तो ग्राफ बन जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूटी भी आप समझ जाओगे। कोई भी इंटीजर है उसका एग्जैक्टली उस पर वैल्यू तो आई है, RHL राइट हैंड लिमिट मतलब ज़्यादा की तरफ, उसका आंसर भी आई आएगा। लेकिन कम की तरफ i- लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका आंसर i-1 आएगा। तो ये RHL है, ये LHL है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते इसके अंदर। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ये जो फंक्शन होता है ना, ये कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है।
इसका ग्राफ भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है। ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ले लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं, इतने 9 तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप टेंशन मत लो। देखो 1 आ गया, ये 0 आ गया, फिर ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, बस ये चलो 4 भी ले लो। ऐसे इधर -1 पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत जाना उधर। ये 1 है, ये 2 हो गया और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं 0 डालूंगा, 0 इसमें डालूंगा तो आंसर 0 ही मिल जाएगा, तो 0 का आंसर 0 यहीं पर डार्क बन गया, ठीक है। और अगर मैं 0.1 डालूंगा, अगर मैं 0.1 डालूंगा तो उसका आंसर भी 0, 0.9 तक आंसर 0, ठीक है। तो मतलब ये 1 के करीब पहुंच जाएगा, तब तक आंसर 0 ही बना रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ चलता रहेगा। जैसे ही मैं इसके अंदर 1 डालूंगा तो 1 तो खुद ही इंटीजर है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 पर हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप इस नीचे वाले ग्राफ को थोड़ा कंप्लीट कर लो, ये यहाँ तक जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन 1 पर ये खुला हो जाएगा। 1 पर फिर भरेगा कहाँ पे, 1 पे भरेगा, वहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आंसर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे खुला कर दिया मैंने, छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तब ऐसे खुला छोड़ देते हैं। फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9 तक इसका आंसर 1 ही आता रहेगा। तो इसका जो लेवल है ना 1, ये 1 के लेवल पे ही चलता रहेगा। ये आंसर वाला है, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब आंसर। फिर जैसे हम 2 रखेंगे, 2 पर आंसर 1 थोड़ी मिलेगा, 2 पर आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है, ऐसे हो गया। फिर 2.1, 2.2 ऐसे करते करते 2.9 तक, मतलब 3 से जस्ट पहले तक, 2.9 पे भी आंसर हमें क्या मिलता रहेगा, 2 मिलता रहेगा। और जैसे हम इसके अंदर 3 डालेंगे तो आंसर खटाक से कहाँ पे चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा, और यहाँ पर ये खुला हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो मैंने भर दिया ना, इसका मतलब उसको हमने इंक्लूड किया है, वहीं पर असली वैल्यू है। जहाँ पे खाली किया है इसका मतलब हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया है, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे। तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इधर पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो -1, -2, इधर देखोगे ना -1, -2, तो आपको ग्राफ ऐसे, मतलब सीढ़ियाँ उतरती हुई सी दिखाई देगी, ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप से सीढ़ियाँ सी बन जाती है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ना हम कई बार स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ होगी। अब हम वापस आते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये ग्राफ टूट कहाँ पे रहा है। देखो मैंने आपको इंटीजर लेके बताया है, तो इंटीजर पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट LHL RHL आपस में बराबर नहीं होती। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन होता है ना, वो इंटीजर पर ही टूटता है। आप देख लो 1 पे, ये बीच में टूटा क्या, 0 से 1, ये बीच में पॉइंट वाली वैल्यू डाल रहे थे, बीच में टूटा क्या, नहीं टूटा। ऐसे 1 से लेके 2 के बीच में, यहाँ पे बीच में टूटा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं टूटा ना, एकदम कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो इंटीजर होता है ना, बस वहीं पे टूटता है, वहीं पे खटाक से लेवल ऊपर हो जाता है, अगला इंटीजर खटाक से लेवल ऊपर हो गया, फिर वहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इंटीजर पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और बाकी जो नॉन इंटीजर है ना, ये यहाँ पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पर हम जब हम रोल्स थ्योरम लगाते हैं तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पर कमेंट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए बारे में क्या बोलोगे आप, यहाँ पर एक स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ मैं, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट continuous at इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इन, कौन सा इंटरवल है ये, 5 to 9। वैसे 5 to 9 में पूरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था रोल्स थ्योरम के लिए, लेकिन 5 to 9 में जो इंटीजर्स आएंगे, जैसे 5 तो चलो छोड़ो, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है ये तो जनरलाइज हो गया, इंटीजर पे हमेशा टूटता ही ये। तो 5 से 9 में इंटीजर आएंगे, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो वहाँ पर वो टूटेगा ही टूटेगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम, रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है, क्या कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो देखो वैसे भी ये तो नहीं होगी इस केस के अंदर, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना आंसर के अंदर, तो वो कैसे करोगे, वो वर्डिंग में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इसी पार्ट का 5 to 9, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम ये एप्लीकेबल यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि रोल्स थ्योरम है तो वो नहीं होगी कि नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो कन्वर्स का इसका मतलब क्या है, तो जैसा कि हमने अभी देखा है, तो कन्वर्स में क्या हो जाता है, इफ़ ये f डे c बराबर 0 वाली कंडीशन इफ़ के साथ,
और बाकी जो 3 कंडीशंस है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ये कंडीशंस देन के बाद। तो मैं एक बार इनको थोड़ा अच्छे से क्लासीफाई करके लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें ना हो। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, इफ़ सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, और फिर हम यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, एफ डे सी बराबर 0, फिर देन, ये इफ़ के बगल वाली कंडीशन होगी देन। देन के बाद में 3 कंडीशन होती है, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल और ये एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि कन्वर्स है। तीनों क्या है, पहले तो कॉन्टिन्यूस वाली कंडीशन, वो भी किस में, ए कोमा बी के अंदर। फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन, वो किस में, ए कोमा बी ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। और फिर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ये कंडीशन। तो ये देखते हैं पहले। देखो दोस्तों, सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, अपने वाले केस में सी किस में बिलोंग करेगा, 5 to 9, क्योंकि ए का काम 5 कर रहा है और बी का काम 9 कर रहा है। तो 5,9, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पे ओपन लगाना पड़ेगा। एफ डे सी बराबर 0, ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं। देखो एफ डे सी का मतलब क्या है, स्लोप एट एक्स इक्वल टू सी। सी के ऊपर जो फंक्शन की स्लोप होती ना, वो यहाँ पर क्या बन रही है, 0। स्लोप क्या बन रही है, 0 बन रही है। स्लोप 0, स्लोप बराबर 0 होने का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने पहले भी कई बार देखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है हॉरिजॉन्टल। ग्राफ क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। जहाँ पे स्लोप 0 होती है वहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ऐसे जा रहा होता है, ठीक है, लेट जाता है ग्राफ। तो यहाँ पे क्या, एफ डे सी बराबर 0, क्या ऐसा कोई सी एग्जिस्ट करेगा 5 से 9 के बीच में। देखो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आगे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, है ना। ऐसे और ग्राफ इसके आगे बढ़ाओगे तो 5, 6, 7, तो ये कौन सा 3 के लेवल पे हो गया, फिर 4 के लेवल पे ऐसा बनेगा, फिर 5 के लेवल पे ऐसा बनेगा, फिर 6 के लेवल पे ऐसा बनेगा। तो ये 5 वाला ये हो गया, ये 4 वाला हो गया यहाँ पे, ये 5 वाला यहाँ पर है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो देखो ये जो अगर स्लोप 0 हो रही है, मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो जहाँ पे ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो रहा है एक्स बराबर सी पर, वो सी 5 से 9 के बीच में आना चाहिए, ठीक है, तभी हम यहाँ पे काम चालू करेंगे। तो आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो ये 5, 6, 7, तो आप देखोगे ना, ये यहाँ पे 5 वाला था, ये 6 वाला था, इसके बीच में ग्राफ 0 ऐसे फ्लैट हो रहा है। यहाँ पर भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे स्लोप 0 बन रही है। यहाँ पे स्लोप क्या बन रही है, 0 बन रही है। ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो स्लोप 0 बन रही है। तो हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है। 5 से 9 के बीच में जब आप जाओगे तब ग्राफ कई, देखो ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी जा रहे हो तो इन्फिनाइट पॉइंट्स इनके बीच में। जो छोटी क्लासेस में क्वेश्चन पूछते थे ना कि 5 से 6 के बीच में कितने पॉइंट्स है, कितने नंबर्स है, तो आप क्या बोलते हो, इन्फिनाइट, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर बीच में लाई करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स है ऐसे जहाँ पे आप कोई सा भी नंबर सी ले सकते हो, 5 से 9 के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या अब हम इस कंडीशन, ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, दिस इज़ ट्रू, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, या फिर इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, या फिर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। नहीं बोल सकते। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, हियर एफ डे सी इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंग्स टू 5 to 9, ठीक है, बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन 5,9, ठीक है। अब इस बार क्या कर रहे हैं, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन तो सही है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम कॉन्टिन्यूस बता ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं वो, है ना। फिर डिफरेंशिएबल, जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। आगे डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हो कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है। फिर सबसे मेन चीज़, हमें इनके साथ में ये भी बताना पड़ता है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। देखो एफ ऑफ ए मतलब कितना है, यहाँ पे कितना चल रहा है, 5, बराबर एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब क्या है, एफ ऑफ बी मतलब 9, है ना ये। तो एफ ऑफ 5 क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या चल रहा है अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो एफ ऑफ 5 का मतलब क्या है, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एफ ऑफ 9 का मतलब क्या है, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5 खुद इंटीजर तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, 9 खुद इंटीजर तो इसका आंसर 9 आ जाएगा।
तो क्या 5 बराबर 9 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो कन्वर्स इस बार एप्लीकेबल है कि नहीं है? ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ना? ये लास्ट वाली एफ डे सी बराबर 0 ये तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम क्या बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं है और ये कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो लास्ट में क्या बोलेंगे? देयरफॉर कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम ये कंडीशन शो कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो जाता है, डिफरेंशिएबल भी हो जाता है, लेकिन फिर ये नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा ना, अगर ये ट्रू है, इसके बाद में यहाँ पे कोई सी भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो कन्वर्स फिर एप्लीकेबल नहीं है, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये हो गया। अब आप ये समझ गए कि ये जो सेकंड पार्ट है ये कैसे करना है। ये भी वैसे ही 5 9 की जगह -2 डाल देना, वो सारा कुछ सोल्व हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि इनसे थोड़ा सा अलग है। देखो दोस्तों, थर्ड पार्ट ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1,2। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पे कमेंट करना होता है। सबसे पहले मैं मतलब रोज थ्योरम के लिए भाग रहा हूँ। ठीक है, रोज थ्योरम सबसे पहले ये देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, ये क्या है आप यहाँ पे लिख देना, दिस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन 1,2 एंड डिफरेंशिएबल इन 1,2। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। ये तो हो गया। अगली कंडीशन क्या होती है? एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ये हमें निकालना होता है। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है? एफ ऑफ 1, यहाँ पे क्या है? पहला नंबर 1 है, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2, ये निकालना होता है। एफ ऑफ 1 कितना होगा? एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो यार एफ ऑफ 1 तो आ रहा है 0, एफ ऑफ 2 आ रहा है 3, तो ये तो बराबर ही नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं है। ठीक है, तो रोज थ्योरम यहाँ पर इस बार नॉट एप्लीकेबल। क्या हो जाएगा? नॉट एप्लीकेबल। अब कन्वर्स देख लेते हैं इसका। तो इसका कन्वर्स के लिए मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। कन्वर्स ऑफ रोज थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया ताकि आपको चीज़ें सामने रहे, तो आप बता सको कि हाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ। अगर एक जगह भी कट लग गया तो समझ जाना कि ये गया, फिर रोज थ्योरम नहीं लगेगी यहाँ पर। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, इसमें कोई ना कोई सी होना चाहिए जहाँ पर क्या बने? एफ डे सी बराबर 0 बने। तो अगर ऐसा है देन ये कंडीशंस यहाँ पर लगेगी। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए कोमा बी के क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए कोमा बी के स्मॉल इंटरवल में, है ना, ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी ये भी होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एफ डे सी बराबर 0 ये कैसे निकालेंगे? तो उस एफ ऑफ एक्स को उठाओ। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ डे सी में आप पहले सी मत डाला करो, पहले एफ डैश निकाला करो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x माइनस 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। एफ डैश एक्स ये हो गया। अब निकालो एफ डैश सी, तो क्या हो जाएगा? ये 2c हो जाएगा। एफ डैश एक्स है 2x, तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c सच देट दिस इज इक्वल टू 0, तो आप इसको 0 के इक्वल पुट करो। और यहाँ से देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ए कोमा बी, जो c है ना, c निकालने की कोशिश करो। तो 2c बराबर 0 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। c बराबर 0 आया। अपना a कोमा बी ओपन इंटरवल क्या है? 1,2 ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो क्या ये जो 0 आया ये 1,2 में बिलोंग कर रहा है क्या? c बिलोंग्स टू a कोमा बी होना चाहिए। क्या ये जो c बराबर 0 आया वो 1,2 में बिलोंग कर रहा है क्या? तो यार 0 तो 1 और 2 के बीच में थोड़ी बिलोंग करता है, 0 तो इन दोनों से छोटा होता है, तो इस इंटरवल के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, c जो कि 0 आया, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1,2, तो यहाँ पर ऐसा कोई c एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे लग ही नहीं सकती। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा मतलब होना चाहिए, तब हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करते हैं। और वैसे ये भी कोई होगा नहीं। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चलो ये तो एक बार के लिए मान भी लिए तो है भी, लेकिन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी ये भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो पिछली बार जब हमने देखा था तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल था, लेकिन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं था। तो यहाँ पर है ना,
ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी स्टार्टिंग की 3 वालों में से, तो रोल्स थ्योरम नहीं लग पाई। इस बार स्टार्टिंग की ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आगे वाली जो है ना ये कंडीशन वो हम देखेंगे नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम वो नहीं लग पाएगी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ डज नॉट सेटिस्फाई दी कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, या फिर रोल्स थ्योरम कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है इफ़ एफ डिफाइंड फ्रॉम -5 to 5 to r इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश। पहले तो ये समझ लो वेनिश का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में वेनिश का मतलब होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। जैसे कोई नंबर, जैसे x की वैल्यू वेनिश हो गई, मतलब x की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, एफ डैश एक्स वेनिश हो रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो बन रहा है। एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो रही। तो मैथमेटिक्स में वेनिश का मतलब क्या होता है, जीरो, खत्म होना, मतलब जीरो हो जाना और क्या होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, कहीं पर भी ये जीरो नहीं होता, वेयर एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आएगा प्रूव का ना, यहाँ पे क्या आएगा, प्रूव दैट। मैंने थोड़ा गलत लिख लिया, यहाँ पर क्या आएगा, प्रूव दैट आएगा यहाँ पर। ठीक है, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ठीक है, अब ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश ये हो रहा है, और अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो यार ये इंटरवल दे रखा है, और देखो ये इंटरवल के कोने हैं, ये -5 है ना, ये -5, ये 5 है ना, ये 5। तो जब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा कि ये रोल्स थ्योरम, जैसे अभी तो हम बता सकते हैं कि यार ये 5.8 एक्सरसाइज है, तो इसमें तो रोल्स थ्योरम या अपनी मीन वैल्यू थ्योरम इनमें से कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ऐसे टॉपिक के नाम से क्वेश्चन आता है, तो उस केस में देखो आपको कैसे पिक करना है, यही सबसे बड़ा हिंट है। यहाँ पे -5 है, तो ये जो किनारे वाला -5 है ना, वो यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे जो 5 है ना, ये यहाँ पे डाल रखा है। तो यहाँ पे 2 चांस लग सकते हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, या तो रोल्स थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों में से किसी एक से हमें क्वेश्चन को निपटाना है। यहाँ पर क्या बोला है, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो ये जो अगर आप रोल्स थ्योरम लगाओगे ना, तो यहाँ पे तो एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो रही है, डिफरेंशिएशन जीरो बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डज नॉट वेनिश, तो इसमें तो फिक्स जीरो बनता है, तो अब इसकी तो सोचो ही मत। तब हमें क्या लगाना पड़ेगा, मीन वैल्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगाते हैं, इंटरवल जो भी दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ना, तो एफ डे सी बराबर ये होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आते हैं वापस, यहाँ पर क्या बोला है, डिफरेंशिएबल। और हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी ना, तब साफ साफ पढ़ा था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। अगर ये दूसरा वाला टेस्ट, ये डिफरेंशिएबल वाला आप चेक करोगे ना, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूटी वाला पास होना चाहिए उसका टेस्ट। मतलब जो कॉन्टिन्यूस होता है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूटी वाला टेस्ट पास करके आया ही होगा। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबल बोल दिया ना, तो वो सफिशिएंट है, कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब हम डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब देखो मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखता हूँ, तो हम लिखेंगे एफ इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख दो, इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय एम वी टी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होगा, कोई ना कोई जो सी होगा ना, सी किस में बिलोंग करेगा, यहाँ पे इंटरवल क्या दे देगा, -5 से 5, सी बिलोंग्स टू -5 to 5, जहाँ पे एफ डैश क्या, एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। मीन वैल्यू थ्योरम में कोई खास कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी ही लगेगी वहाँ पे। ठीक है ना, उस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना, तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी ही लगेगी। आप जब चाहो तब लगा सकते हो, बस आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में लगानी है मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो ऐसा बना। अच्छा, यहाँ पर देखो खास बात क्या है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, एफ डैश एक्स कहीं पर भी जीरो नहीं होता।
इसका मतलब एफ डैश सी वो भी कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब एक्स, ये तो एक्स मतलब एकदम जनरल चीज़ के बोल दिया ना, एक्स कभी भी किसी भी एक्स के लिए जीरो नहीं होगा, तो सी कहाँ जाएगा, सी भी तो एक टाइप से एक्स की वैल्यू तो होती है, तो एफ डैश सी भी कभी भी जीरो नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है एफ का डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं बनेगा, भले आप उसके अंदर सी डाल दो या एक्स डाल दो, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा बी और ए इनकी वैल्यू तो डालो, ये तो ए है और ये अपना बी है, ए कोमा बी इंटरवल हो गया, तो यहाँ पे रखो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ क्या, बी की जगह 5 आ जाएगा, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ -5 डिवाइड बाई नीचे बी की जगह 5 फिर माइनस ए की जगह -5। क्वेश्चन में क्या बोला, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, तो जो एफ डैश सी है वो भी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अब इसको तो छोड़ दो, इसको इसको सोल्व कर लो आप, क्या बचेगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो नीचे आए ना 5 + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल नीचे 10 हो गया। इस 10 को तो मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हुआ, ये 10 जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा। क्या बचा, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नेगेटिव का इसको भी मैं RHS में भेज देता हूँ, तो क्या मिलेगा एफ ऑफ 5, ये उधर चला गया, बीच में नॉट इक्वल आ जाएगा और एफ ऑफ -5 ऐसे बन जाएगा। तो देखो बस इतना सा दे रखा था, डिफरेंशिएबल है और एफ डैश एक्स कभी भी जीरो नहीं होता, तो हमने दिमाग लगा के मीन वैल्यू थ्योरम लगाई। उसमें क्या होता है, एफ डैश सी बराबर ये होता है, एफ डैश सी को जीरो के बराबर नहीं रखा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा रखा, और इधर जो ये पोर्शन मीन वैल्यू थ्योरम से उठा सकते हो, है ना। अगर आपको मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पता तो बस आप इसको बीच वाले को भूल जाओ, आप एफ डैश सी बराबर नॉट इक्वल टू जीरो यही सोचते रहोगे। मीन वैल्यू थ्योरम की वजह से ये आ गया, और फिर हमने इसको सोल्व किया तो एफ ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5 ये हमने पाया। इस टाइप से हमने इसको प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था, देन प्रूव दैट दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है दोस्तों, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम का काम हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आसान क्वेश्चन है, हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, x² - 4x - 3 इन a, b, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 4, तो मतलब 1, 4 इंटरवल में हमें ये वेरीफाई करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये है, इसकी 3 कंडीशंस है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ डैश सी बराबर ये अगर हो तो जो सी है वो a, b इस इंटरवल में ही आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम बोल देते हैं। तो उसके बारे में तो एक स्टेटमेंट बोल दो, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, तो ऐसा बोल दो सीधा सीधा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 4x - 3 इज कॉन्टिन्यूस इन 1, 4 क्लोज इंटरवल 1, 4 एंड डिफरेंशिएबल इन 1, 4, ऐसे सीधा सीधा बोल दिया करो। ये नॉर्मल फंक्शन होते हैं ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम यहाँ पे आगे की चीज़ पर आते हैं। सी बिलोंग्स टू लेता हूँ मैं, है ना, एक लेट लेता हूँ, कोई सी मान लिया मैंने, a, b ओपन इंटरवल 1, 4 में, और वो कैसे काम करेगा कि एफ डैश सी बराबर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस, ये लगना चाहिए। यहाँ से हम सी निकालेंगे, वो वापस इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 1, 4 में ही आना चाहिए आंसर। देखो एफ डैश सी, अच्छा एफ डैश सी के लिए तो पहले एफ डैश एक्स निकालो यार, सारी चीज़ें तैयार कर लो। एफ ऑफ एक्स क्या है, x² - 4x - 3 है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये x² का 2x - 4x का -4 बन जाएगा, तो एफ डैश सी क्या आएगा, यहाँ पे सी डाल दूंगा, 2c - 4 हो जाएगा। ये तो रही इसकी बात। एफ ऑफ बी ये भी निकाल लो, एफ ऑफ बी बोले तो कितना 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स है x² - 4x - 3 ये रहा, तो एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 चौक ये 16 हो गया, -3, 16 से 16 कट जाएगा, कितना बच गया, -3 बच गया। एफ ऑफ बी आ गया। एफ ऑफ ए भी निकालो, यहाँ पर एफ ऑफ ए की भी जरूरत पड़ेगी, ए मतलब कितना 1, तो एफ ऑफ 1 बराबर, तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह 1 और 1 डाल दूंगा, तो ऐसा जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × x मतलब 4 × 1 4 हो गया, -3, तो कितना हो गया ये, -3 -3 -6 हो गया ये। ठीक है, -3 और माइनस ये यहाँ पर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो। देखो एफ डैश सी की जगह ये आ जाएगा 2c - 4 बराबर एफ ऑफ बी की जगह क्या आ जाएगा अपना, -3 आ जाएगा,
-3 माइनस एफ ऑफ ए उसकी जगह आ जाएगा -6 डिवाइड बाई बी माइनस ए 4 माइनस 1 4 माइनस 1। ठीक है, सोल्व करते हैं। ये आ गया 2c-4 इक्वल टू -3 माइनस ये प्लस का हो जाएगा ना, -3 + 6 हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 3 है ना। 6 - 3 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 4 - 1 ये भी 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, ये एक आंसर आ गया। अगर 2c-4 1 है तो 4 उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 5, तो c कितना हो जाएगा 5/2। c आया 5/2। क्या ये 5/2 1,4 इसमें बिलोंग करता है? तो हम क्या बोलेंगे, यस ये बिलोंग करता है 1,4। 5/2 होता है, 5/2 का अप्रोक्सीमेट आंसर होता है 2.5 है ना, 2.5। तो 2.5 तो 101 से 4 के बीच में ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और इस प्रकार अगर हम बराबर रखते हैं तो जो सी आता है ना, जो सी आता है वो 1,4 में बिलोंग करता है। तो हम बोलेंगे कि जो मेन वैल्यू थ्योरम है ना, ये क्या होगी, ये वेरीफाई होगी, वेरीफाइड। ओके, टेस्टेड लिख दिया ना। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 5x² - 3x इन द इंटरवल a, b वेयर a = 1 b = 3 फाइंड ऑल। अब ये अलग क्वेश्चन है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन, मतलब वही है लेकिन अलग से एक और क्वेश्चन इसमें डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल c बिलोंगिंग टू 1 to 3 फॉर विच एफ डे c = 0। चलो इसको करते हैं 1 by 1, अभी करेंगे। लेकिन अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम जो MVT है, ये इसका क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन के लिए देखो, सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये तो क्या है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक वगैरह ये सब होते हैं कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल। आप क्या बोलते हैं ना, एफ इज़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1,3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। ठीक है, अब इसके बाद में डायरेक्ट हम वहाँ पर आ जाते हैं। एक कोई सी मान लेते हैं जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, a, b। a कितना है 1 और b कितना है 3। c बिलोंग्स टू 1,3। ये c जो होता है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करवाते हैं। क्लोज इंटरवल एक ही जगह पर आता है कॉन्टिन्यूटी वाले में। ठीक है, हाँ। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अगली चीज़ क्या होती है, एफ डे सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो क्या है, मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। x³ - 5x² - 3x है। क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 दे रखी है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये है, एफ डे सी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। x³ का बन जाएगा 3x² माइनस 5x² का जो 2 है ना स्क्वायर, वो आगे आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10x माइनस ये 3x का 3 बच जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये हो गया एफ डैश एक्स। तो एफ डैश सी ये क्या आएगा, 3c² माइनस 10c - 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एफ ऑफ बी और एफ ऑफ 1 इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी हम साइड में निकाल लेते हैं। तो अब निकालता हूँ मैं एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी बोले तो एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 3 डाल दूंगा, तो 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27 माइनस ये 5 9 5 45 हो जाएगा, 45 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया 56 और ये 27, तो 29 बचेगा क्या, इसका 27 का डबल 54 होता है, ये 56 है, तो 2 और बढ़ जाएंगे माइनस का 29, ये हो जाएगा। ये हुआ अपना एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए बोले तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 बराबर, तो सबसे पहले एक्स का क्यूब 1 का क्यूब, फिर है -5x², तो माइनस का 5 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू 1, तो -3 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 - 5 - 3, तो कितना हो गया -4 -7 हो गया ये। तो ये और ये वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देते हैं। तो एफ डैश सी ये आ जाएगा 3c² माइनस 10c - 3 बराबर एफ ऑफ बी की वैल्यू -29 -29 माइनस ये डाल दिया ना, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ पे -7 डिवाइड बाई बी माइनस ए, मतलब 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1। तो इधर है 3c² - 10c - 3 इक्वल टू
ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये -29 प्लस का 7 माइनस का 22 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 11 को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3c² माइनस 10c, इसमें आगे जुड़ जाएगा तो -3 और प्लस का 11 प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 8 या 24, तो इसको भी 6 और 4 में तोड़ लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3c², ये हो गया 6c माइनस 4c प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लिया, इनमें कॉमन 3c बच गया, c माइनस 2, इनमें कॉमन -4 बच गया, c माइनस 2 बराबर 0। फिर c माइनस 2 अलग, और ये बच गया कितना 3c माइनस यहाँ पे 4 बराबर 0 अलग। दोनों 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, या तो पहला 0 या दूसरा 0। तो जब c माइनस 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो c का आंसर कितना आएगा 2। जब हम 3c माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 4/3। अपना इंटरवल कहाँ है, देखो इंटरवल ये रहा अपना, जो c है ना, c वो 1,3 में बिलोंग करना चाहिए। तो पहले 2 को चेक करते हैं, तो वैसे ये दोनों ही नंबर है ना 1,3 में बिलोंग करेंगे, 1,3 में। आप नंबर लाइन बना के देख लो ऐसे, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 1 2 3, 2 तो बीच में आएगा 4/3, 4/3 क्या होता है 1.333, तो 4/3 अपने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से 3 के बीच में ये दोनों नंबर लाई कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसर आए या 2 आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए, कम से कम एक आंसर आना चाहिए 1,3 के बीच में। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो अपनी MVT है ना वो क्या होगी, वेरीफाइड होगी। ओके वेरीफाइड, ओके टेस्टेड, सब कुछ लिख देना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ पूछिए, फाइंड ऑल C बिलोंग्स टू 1,3। फिर से इस इशू को उठाया, क्या हुआ है, फॉर विच f(c) इक्वल टू 0। तो C का आंसर 1,3 में हमें पता करना है ताकि f(c) बराबर 0 हो। तो अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, देखो f(c) बराबर 0, इसको उठाते हैं तो f(c) क्या है, ये है अपना 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो क्या है 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे c क्या बोला है 1,3 के बीच में। तो सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा ना, तो इसको -9 बना लेता हूँ। हाँ, 3c² माइनस 9c प्लस, या फिर माइनस का c, तभी तो माइनस का 10 बनेगा, -3 बराबर 0। तो ऐसा तो कुछ बैठ नहीं रहा इसका, तो दोस्तों इसका ऐसे तो बैठेगा नहीं, तो ऐसे मतलब आगे चल नहीं पाएगा इसका मामला ना। तो हम इसका क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पर वो लगा देते श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे C इक्वल टू, ये आएगा फिर -b, तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस, a है 3, b है -10, c है ये -3। तो ABC का आप रोल समझ गए। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर सो हो जाएगा, फिर -4ac, तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस का है, c माइनस का है, और एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस इनके मल्टीप्लिकेशन की वजह से आ गया, तो वो प्लस का बन जाएगा। 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 चौक 36 हो गया, डिवाइड बाई नीचे 2a, तो 2a बोले तो 2 इंटू 3 6, ये बन जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 136। 136 का ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं यार, और 136 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का होता है 144, ठीक है, बीच में 136, तो कुछ तो होगा ये 11, साढ़े ग्यारह के आसपास होगा। तो इसका मैं अंडर ले लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 11.6 ले लेता हूँ, या 11.5 ले लो, ठीक है, कोई ना कोई 11.6 के आसपास मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली ना, अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस 11.6 ले लिया डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लूँगा, अगर मैं प्लस का साइन लूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, देखो आंसर मिलेगा ये 10 और 11.6 कितना हो गया 21.6 हो गया, डिवाइड बाई 2। तो सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा इसका आधा, तो ये हो जाएगा कितना 1, फिर उसके बाद में 0, और फिर 168 हो गया, 10.8 के आसपास आया, 10.8 के आसपास।
अगर मैं माइनस का साइन लूँगा तो 10 माइनस 11.6 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 1.6 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 0.8 बचेगा। तो ए प्लस का लूँगा तो 10.8, माइनस का लूँगा तो माइनस का 0.8 आया। ठीक है, ये सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू लेकिन 1 से 3 के बीच में आनी चाहिए। किसके बीच में आनी चाहिए, 1 से 3 के बीच में। तो ये तो 1 से 3 के बीच में लाई करेगा नहीं, है ना, ये नहीं करेगा क्योंकि 10.8 तो बहुत ज़्यादा है। -0.8 ये भी, ये तो पॉजिटिव इंटरवल है ना 1 से 3, तो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में कैसे आ सकता है, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पे क्या क्या पूछा था, फाइंड ऑल सी बिलोंगिंग टू 1 to 3 फॉर विच एफ डे सी इक्वल टू 0। तो एफ डे सी इक्वल टू 0 तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो आप लिख देना देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ सी फॉर विच सी बिलोंगिंग टू 1,3 फॉर विच एफ डे सी इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर एक करेक्शन है, मेरी एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जब हमने एफ ऑफ बी की वैल्यू जब हमने निकाली है ना एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी ये -54 बनेगा और 27 का डबल ही होता, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसके बजाय क्या आएगा, ये है रॉन्ग, है ना, दिस इज़ रॉन्ग। जो करेक्ट वैल्यू होगी वो होगी -27। ये -27 जब हम यहाँ पे रखेंगे, है ना, ये भी रॉन्ग है, तो फिर -22 ये भी रॉन्ग आएगा, यहाँ पे 27 आएगा, तो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ऐसे कैलकुलेशन करके ये एक्चुअली रॉन्ग आए, है ना, ये क्या है, रॉन्ग है। जो करेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, सी की वैल्यू 1 एंड शायद होगी 7/3, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। तो 1 तो इसमें बिलोंग कर नहीं रहा, तो 1 को तो रिजेक्ट कर देंगे। जो 7/3 है ये इसके अंदर आ जाएगा, तो सी की वैल्यू 7/3 इस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए आएगी, सी की वैल्यू 7/3। ये रॉन्ग वैल्यूज़ है, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, बस एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बीच में, तो उसके लिए सॉरी। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन दी अबव एक्सरसाइज 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे ये पहले रोज थ्योरम के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि उनके लिए आप मीन वैल्यू थ्योरम चेक करो। तो देखो इसको कैसे करना है, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर क्वेश्चन नंबर 2, उसके जो पार्ट्स है उनके लिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो कुछ एक फंक्शन तो इसी में फेल हो जाएंगे। तो जो पार्ट 1 है वो क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फिर दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। ठीक है, ऐसे दे रखा है। जो पार्ट 2 है उसके अंदर भी यही दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसके अंदर भी दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। ठीक है, तो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, ये क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस। ये जो भी इंटरवल दे रखा है ना उसके अंदर नॉट कॉन्टिन्यूस है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रोज थ्योरम में भी ये कॉन्टिन्यूटी में ही फेल कर रहे थे। यहाँ पर भी ये आप पूरा एक्सप्लेनेशन अगर एक पे आता तो लिख ही सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे एम वी टी एप्लीकेबल नहीं होगी, और यहाँ पर भी एम वी टी एप्लीकेबल नहीं होगी। पार्ट 3 जो आता है उसको देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, इनसे वैसे भी अलग पार्ट था वो। तो पार्ट 3 के अंदर क्या है, उसके अंदर लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, और एक्स बिलोंग्स टू दे रखा है 1 to 2, ऐसा दे रखा है। ठीक है, इसको कर सकते हैं, ये करने लायक है, इसमें शायद एप्लीकेबल होगा। तो पहली चीज़ ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, किसके अंदर, 1,2 क्लोज इंटरवल के अंदर। फिर क्योंकि देखो ये पोलिनोमियल फंक्शन तो ये होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगली चीज़ डिफरेंशिएबल भी ये है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होगा, डिफरेंशिएबल ऑन 1,2 ओपन इंटरवल। अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे हम सी लेते हैं जो कि 1,2 के अंदर आना चाहिए। तो फिर एफ डे सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार मैं वो फंक्शन लिख लेता हूँ। इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स है ना, ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट अपना इधर से इधर जा रहा है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो एफ डे सी के लिए मैं इसको एफ डैश निकालूंगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो एफ डैश सी ये क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। उसके अलावा एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए ये भी चाहिए। यहाँ पे देखो इंटरवल है 1,2, तो एक का काम कौन कर रहा है 1 एंड बी का काम कौन कर रहा है 2। तो हमें चाहिए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए निकाल लेता हूँ सबसे पहले। एफ ऑफ ए क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू, इसमें 1 डाल दूंगा मैं, 1 का स्क्वायर -1 0 बन जाएगा। अब अगला एफ ऑफ बी,
एफ ऑफ बी बोले तो एफ ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 0 एंड 3 ऐसा आया। ये सारी वैल्यूज उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। एफ डे सी की जगह आ जाएगा 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी। समझ गए ना, मैं ये वैल्यू मैंने बीच में निकाल ली, इसको मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो एफ ऑफ बी की जगह आ जाएगा 3 माइनस 0 डिवाइड बाई बी माइनस ए 2 - 1 2 - 1 ये हो गया। सोल्व करेंगे तो 2c इक्वल टू 3/1, 2 - 1 1 हो गया तो 3 आ गया। तो c इक्वल टू कितना आ गया 3/2। ये जो c इक्वल टू 3/2 आया, ये एक्चुअली इस इंटरवल में होना चाहिए 1 से 2 के बीच में, तो है कि नहीं है ये देखो 1,2 ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो 3/2 कितना होता है 1.5, डेढ़ के आसपास, मतलब डेढ़ ही होता है ना 1.5। तो 1.5 1 से 2 के बीच में है, इसका मतलब MVT वेरीफाइड। ठीक है, ओके चेक्ड।